फैजान रूल हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी केमिकल बॉन्डिंग का। आप इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, वीडियो एंड तक देखिए और उसमें ये आपको मालूम पड़ेगा कि फैजान रूल कितना ज़्यादा यूज़फुल है। ये हमें बता रहा है कि कोई कंपाउंड कलर क्यों होता है और कलरलेस क्यों होता है। फैजान रूल हमें बताता है कि कोई भी कंपाउंड कितना कोवलेंट है और कितना ज़्यादा आयनिक है। हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है, मेल्टिंग पॉइंट बताता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका कम है। ये हमें ये बताता है कि किस कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन जल्दी टूट जाएगा। तो सोचिए इसका कितना ज़्यादा एप्लीकेशन है। इसलिए इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली आईआईटी और नीट के एग्जाम्स में। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं। वेलकम टू योर स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम पढ़ेंगे फैजान्स रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैजान रूल ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया अपने रूल में कि जो कंपाउंड्स होते हैं ना टोटली आयनिक होते हैं ना कोवलेंट। जो कंपाउंड्स हम ये कहें, जैसे मान लिया आपने NaCl बनाया, अभी आपने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़े थे, याद आ गया। तो उसमें हमने ये पढ़ा था NaCl कैसा है, कोवलेंट है। जबकि हम बात करें NaCl क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट है। और बात करें हम CH4 दैट इज कोवलेंट है। तो ये हमने कह दिया बॉन्डिंग के बेस पर कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर होता है कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन फैजान्स ने ये कहा था कि कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक होता है और ना ही 100% कोवलेंट। ठीक है, मैं ये कहूँ NaCl क्या 100% आयनिक है? नहीं। क्या CH4 100% कोवलेंट है? नहीं। कोई भी बॉन्ड प्योरली नहीं बनता, उसमें कुछ करेक्टर कोवलेंट का जरूर आता है। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें सम करेक्टर ऑफ कोवलेंट जरूर होता है। डेट इज बाय फैजान रूल। अब कैसे होता है और क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमने स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये किसको अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं न्यूक्लियस के। इतना क्लियर है। अब मैं क्या कहूँ आपसे कि सपोज करो आप, ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ऐसे ही न्यूक्लियस की तरह एक क्या है हमारा कैटायन। कैटायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे सोडियम का कैटायन ले लो आप, लिथियम का कैटायन ले लो, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका होता है। हम मैग्नीशियम का कैटायन लेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, Z इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यानी कि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। ठीक, अब होता क्या है, जैसे कोई एक कंपाउंड, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ फैजान रूल कंपाउंड पर लागू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम NaCl की बात कर रहे हैं, तो ये कैटायन हमारा कौन सा है, सोडियम का कैटायन है। ठीक है, अब जो NaCl का मॉलिक्यूल है, इसमें सोडियम का कैटायन है और एक कौन सा एनायन है, क्लोराइड का एनायन है। ये आपने अभी पढ़ा है, इससे पहले आप पढ़ चुके हो। कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है अगर हम सेम ग्रुप सेम पीरियड की बात करें। ठीक है, हम यहाँ ग्रुप नहीं ले रहे हैं, हम सेम पीरियड की बात कर रहे हैं। आप देखो इन दोनों में सेम पीरियड है सोडियम और क्लोरीन का। इतना क्लियर है, तीनों थर्ड पीरियड्स को बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। तो सोडियम और क्लोरीन का ये जो अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ, वो किस तरह से होता है, इसको फैजान ने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने क्या बताया है, जो कि निगेटिव आयन होता है, ये क्या है हमारे पास, एनायन। ठीक है, एनायन का साइज बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि उसके केंद्र में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इतना डोमिनेट नहीं करता कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर अपना पूरा प्रभुत्व रख सके, जिसकी वजह से जो एनायन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, थोड़ा आज़ाद होता है, उस पर न्यूक्लियस की पहुंच इतनी नहीं बन पाती है। तो होता क्या है, अब जब जैसे मान लिया ये एनायन है, एनायन का ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, ठीक है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जो कैटायन है वो इस एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है।
क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इतना आप समझ रहे हो, नॉर्मल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कैटायन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन। ये क्या होती है, अट्रैक्शन पावर ऑफ कैटायन, कैटायन की अट्रैक्शन पावर। जिस पावर से एक कैटायन एनायन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वो क्या कहलाएगी, अट्रैक्शन पावर ऑफ कैटायन। और उस अट्रैक्शन पावर की वजह से जो कैटायन एक पोलराइजेशन कर देता है एनायन का, तो वो कहलाती है पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन। अब ये होता क्या है वर्ड पोलराइजेशन, पोल्स बनते हैं, पोल्स क्या, एक पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, ये पोल्स होते हैं। जब एक चार्ज क्रिएट हो जाए, जैसे मान लिया HCl है, हमने अक्सर इसको पढ़ा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक डाइपोल क्रिएट हो गया, एक पार्शियली चार्ज क्रिएट हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजिंग पावर जो है कैटायन की, कैटायन ही तो कर रहा है सारा का सारा, तो पोलराइजिंग पावर जो अट्रैक्शन पावर कैटायन की, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये वर्ड, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी होती है कैटायन की। अब एनायन के केस में हम पढ़ते हैं, एनायन में क्या करता है, ये एनायन जो होता है इस पोलराइजिंग पावर की वजह से ये क्या हो जाता है, एनायन का पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। कैटायन की पोलराइजिंग पावर की वजह से एनायन का पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन होने की वजह से जो है, अब क्या कंडीशन आती है वो आप देखो। जब ये घटना घट गई, पोलराइजेबिलिटी कैटायन की और पोलराइजेशन एनायन का, क्या घटना घटी और क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये तो अपनी तरफ फिक्स है, और ये जो है ये कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होकर इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी, कैसा हो जाता है, डिफॉर्म्ड, यानी कि डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन। और किसकी वजह से होता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन की वजह से। कैटायन की पोलराइजिंग पावर की वजह से एनायन का डिफॉर्मेशन हो जाता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बिगड़ जाती है। बिगड़ के नहीं पड़ गई, अच्छा खासा गोला गाला था, गोला भोला सा था, बिगड़ के कैसा हो गया बेचारा, पॉजिटिव आर की तरफ को सरक गया। क्यों, अट्रैक्शन हो गया, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन का डिफॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, कहाँ, कैटायन की तरफ। क्लियर हो गई इतनी बात। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलराइजेशन ऑफ एनायन। कितना क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई बात। चलिए अब इसमें एक दो लाइन लिख लीजिए कि क्या है ये फेजान रूल, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। लिखिए, ड्यू टू attraction power of cation, anion is polarized towards cation. In other words, anion, in other words, deformation of anion, deformation of anion occurs. Deformation of anion occurs. So, movement of electron towards cation is called polarization of anion, and attraction power
of cation is called polarizability of cation। इतना क्लियर हो गया आपको? मेन चीज क्या है यहाँ पे पॉइंट याद रखने की, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है कैटायन की तरफ हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एनायन पोलराइज हो गया और पावर किसकी है, किसकी पावर की वजह से हो रहा है, कैटायन की वजह से। तो ये जो अट्रैक्शन पावर ऑफ कैटायन है उसको हमने कहा पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन। इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए अच्छा, अब जो हमने ये पढ़ा पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, इसका कोवलेंट करेक्टर से क्या संबंध है। जो हमने कहा 100% आयनिक और 100% कोवलेंट नहीं होता कोई भी कंपाउंड, कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है, तो उसका क्या संबंध है। देखो जब पोलराइजेशन होगा, अभी क्या हो रहा था, देखो इस तरह से हमारा पोलराइजेशन हो रहा था, निगेटिव चार्ज इधर की ओर पोलराइज्ड हो गया था। तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, मोर पोलराइजेशन मोर कोवलेंट। अब इसको आप इस तरह से समझो, जैसे मान लिया एक कैटायन एक है, मैं दो टाइप के कैटायन ले रही हूँ, एक कैटायन ये है और इस कैटायन की तरफ इस एनायन का पोलराइजेशन कुछ ऐसे हुआ, ठीक है। केस 1, पहले केस का पोलराइजेशन कुछ इस टाइप का है। अब मैं लेती हूँ केस 2। केस सेकंड में क्या है, ये हमारा कैटायन है और यहाँ पोलराइजेशन कुछ ऐसा हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ कि पोलराइजेशन कहाँ ज़्यादा हुआ, बताओ, सोचो, वीडियो पॉज करो, सोचो। सोच लिया पोलराइजेशन कहाँ जाता है, यहाँ या यहाँ? ऑब्वियसली यहाँ ज़्यादा। देखो आप यहाँ पर निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज के करीब आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज दूर है, यहाँ डिस्टेंस बनी हुई है। तो मैं कहूँगी कहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। तो कोवलेंट कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। अब बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे हैं फैजान? कि वो ये कहना चाह रहे हैं जहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। बात फंडा समझ में आ गया? अब आप लिखो, मेन पॉइंट अब लिखो, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर किसकी होती है, कैटायन की, ठीक। और एक और चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब ये दोनों फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, हम ये कैसे कंपेयर करें कि NaCl ज़्यादा पोलराइज होगा या CaCl, ये हम कैसे डिफाइन करें? हम ये कैसे डिफाइन करें कि CaO ज़्यादा पोलराइज होगा या CaF2? बताओ भाई कैसे डिफाइन करें? तो उसको डिफाइन करने के लिए हम किस पे चलते हैं, एक और रूल पे चलते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है साइज का। अब साइज दो टाइप के, एक तो हमारा कैटायन और दूसरा है क्या, एनायन। कैटायन के केस में क्या होता है, जो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन होती है, क्या भला, कैटायन के केस में पोलराइजेशन पावर होती है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। हम दोनों फैक्टर पढ़ लेते हैं साथ साथ, साइज भी और चार्ज भी, ठीक है। और सबसे पहला हम किसके केस में पढ़ रहे हैं, कैटायन के केस में, ठीक। साइज और चार्ज पर क्या डिपेंडेंसी होती है, जो पोलराइजेशन पावर होती है एक कैटायन की, वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, वो जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये चीज़ें एग्जाम्पल से समझ में आती हैं, जैसे LiCl, NaCl, RbCl। अब इसमें आप मुझे ये बताओ किस कैटायन का साइज छोटा है और किसका ज़्यादा है, बताओ। ये छोटा है, इसका साइज कैसा है, छोटा, और इसका साइज कैसा है, बड़ा। अब हमने बताया पोलराइजेशन पावर किसकी होती है ज़्यादा,
जिसका साइज छोटा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, साइज इसका छोटा है, पोलराइजेशन पावर इसकी ज़्यादा, तो कोवलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा। इतना क्लियर हो गया? कोवलेंट कैरेक्टर का क्या रूल बनेगा? इस तरह से। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो बात रही साइज की। अब हम जरा चार्ज की बात कर लें। चार्ज पे कैसे डिपेंडेंसी क्रिएट होती है? तो चार्ज के लिए फॉर एग्जाम्पल आप लो NaCl, MgCl2, AlCl3, यहाँ पर +1 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ +3 चार्ज। अब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा छोटा कैटायन, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा कैटायन का साइज छोटा होता जाएगा। हमने पढ़ा था जितना ज़्यादा चार्ज होता बढ़ता जाता है साइज छोटा होता जाता है। जब साइज छोटा होगा, आप सोचो साइज छोटा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, पावर ऑफ अट्रैक्शन उसकी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जितना पॉजिटिव चार्ज पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी उतने ज़्यादा उसको एनायन को पोलराइज करेगा, यानी कि पोलराइजेशन पावर उसकी बढ़ती जाएगी। इतना क्लियर हो रहा है? पोलराइजेशन पावर बढ़ती जाएगी। जब पोलराइजेशन पावर बढ़ती जाएगी तो उतने ज़्यादा वो पोलराइज करेगा, तो उतनी ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है और चार्ज भी उस पर ज़्यादा है। अब यहाँ साइज का भी इश्यू लगता है। देखो आप यहाँ पे दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, यहाँ साइज भी काम कर रहा है और चार्ज भी काम कर रहा है। चार्ज भी बढ़ रहा है और साइज भी छोटा होता जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। इतना क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाला कौन सा? ये, इसे मैंने बॉक्स में कर दिया है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बेस पे हम निकालते हैं पोलराइजेशन पावर। चलिए अब नेक्स्ट हम लेते हैं एनायन के केस में क्या रहता है। एनायन की बात कर लेते हैं। एनायन में यहां भी दो फैक्टर काम करेंगे, पहला साइज और दूसरा चार्ज। ठीक है, अब एनायन में क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी of anion is directly proportional to size of anion। यहाँ ध्यान रखना है, वहाँ साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था कैटायन के केस में, और एनायन के केस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज दोनों के लिए, चार्ज की कंडीशन दोनों के लिए सेम है। इसे याद करने में आपको आसानी होगी। सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब कुछ, साइज चार्ज सब कुछ। बस किसके केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? साइज। बाकी सब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे याद करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक, अब ये क्यों होता है ऐसा साइज के केस में भाई? यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हो गया एनायन? देखो सिंपल सी बात है, एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, देखो एक कैटायन ये है, देखो अब कैटायन को घेरने वाले दो एनायन है, एक एनायन है ऐसा और एक एनायन है ऐसा। अब बताओ अट्रैक्शन की पावर कौन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा? ये तो दोनों पे अपना प्रभाव एक जैसा डाल रहा है, ठीक, क्योंकि ये तो फिक्स है। अब कौन ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? छोटा वाला या बड़ा वाला? बड़े वाले का दायरा ज़्यादा है, इसका न्यूक्लियस की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आ रहा है वो कम आ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस इसको कम होल्ड कर पा रहा है। तो ये जब एनायन कैसा होगा? उधर भागेगा। जैसे सपोज करो, मान ले एक क्लास है, एक क्लास में एक टीचर है और लगभग 20 बच्चे हैं, और एक क्लास है उसमें जो है 60 बच्चे हैं। तो टीचर का कंट्रोल कितने बच्चे पे ज़्यादा रहेगा? किस क्लास में बच्चे ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे? ऑब्वियसली 20 बच्चों वाली क्लास में। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को टीचर अच्छी तरह से होल्ड कर पाएगा, उनकी हर एक एक्टिविटी को ध्यान से देख पाएगा। जबकि जो 60-70 ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा? एक तरह से एम्बिगसनेस आ जाएगी। पीछे की रो में बैठे हुए बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं इतना ध्यान दे पाएगा। ठीक है ना? तो इसी वजह से ये क्या होता है इसमें एनायन के केस में, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो जाते हैं? भागने लगते हैं, क्योंकि उन न्यूक्लियस का उन पर जोर रहता नहीं है। जब जोर नहीं रहता तो क्या होगा? बिगड़ेंगे। जैसे माँ बाप का जोर ज़्यादा ना रहे तो बच्चे क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं ना। बिल्कुल वही वाला हिसाब है, डंडे से कूटो नहीं तो बिगड़ जाते हैं, ऐसे इनका हिसाब है। न्यूक्लियस ने बहुत गौर नहीं किया, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन उधर भागने लग गए, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएंगे।
ठीक है, कंपैरेटिवली छोटे एनायन के। इतना क्लियर हो रहा है? तो जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा, डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी और उतना ही वो कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा और पोलराइजेबिलिटी एनायन की बढ़ती जाएगी। इतना क्लियर हो गया? साइज का कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब चार्ज की बात आती है। अब आप देखो, ये आप कॉमन सेंस लगा लो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा नेगेटिव, एक पे नेगेटिव चार्ज -1 और एक पे है -2, तो देखो कौन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा? -2 वाला अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा? ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उसको भाई ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए, रिपेलेशन हो रहा है वहाँ पर आपस में, भाई हमें तो पॉजिटिव चार्ज क्यों जाना है? तो जितना ज़्यादा चार्ज होता जाएगा उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा वो कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। इतना क्लियर होगी बात कि ऐसा क्यों होता है? ठीक, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे एकदम से सवाल आपके निकल कर आएंगे। क्लियर? इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब सबसे पहले हम लेके चलते हैं साइज को। चलिए साइज को लेके चलते हैं। हमने लिया LiCl, चलो Na से ले लेते हैं, NaCl, NaBr, Na और एक स्टार्टिंग में रह गया NaF। ठीक, ये ले लिया आपने। अब इसमें आप ये बताओ पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन किसकी ज़्यादा होगी? कौन ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन पता क्या आता है? आप बताओ इनमें कौन ज़्यादा कोवलेंट होगा? ये 4 ऑप्शन दे दिए, कोवलेंट कौन सा ज़्यादा होगा? तो देखो कैसे निकालते हैं। कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए पोलराइजेबिलिटी एनायन की ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखो, कैटायन सेम है तो फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? एनायन पे। तो ठीक है, एनायन की तरफ आ जाओगा। एनायन में पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? साइज, यहाँ क्या चेंज हो रहा है? चार्ज देखो सब पे सेम है तो साइज फैक्टर काम करेगा। कौन सा फैक्टर लगेगा यहाँ पे? साइज फैक्टर। अब साइज देखें हम, जिसका साइज जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज़्यादा। साइज किसका ज़्यादा? ये, तो पोलराइजेबिलिटी किसकी ज़्यादा? इसकी। तो कौन ज़्यादा कोवलेंट? दैट इज दिस। इतना क्लियर होगी? बात समझ में आ गई? इस तरह से हम इसको निकालते हैं। चार्ज की बात करें हम, चलो है MgF2, MgO और Mg3N2। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, फ्लोरीन पे -1 चार्ज है, यहाँ इस पे -2 और इस पे -3 चार्ज है। चार्ज यहाँ पर रेगुलरली बढ़ रहा है। चार्ज ऑफ एनायन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? अब इसमें आते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कैटायन। ऐसे कैटायन जिनमें दिखता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल Cu+, कॉपर का 29 होता है एटॉमिक नंबर। आप इसमें लगाओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s1 3d10। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन अब आया वो कुछ इस तरह से हो गया, तो हम इसको बोलेंगे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसी तरह से जिंक Zn+2, ये भी क्या कर देते हैं? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देते हैं 3d10। यहाँ 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाते हैं। ठीक, तो अब कॉपर फैमिली के कॉपर AgAu ये हो गए, और जिंक फैमिली के जिंक कैडमियम Hg, ये जो कहलाते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कैटायन कहलाते हैं। इन कैटायन का आप देखो साइज क्या है? छोटा है। इन कैटायन का साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने की वजह से इनमें जो है पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। तो जहाँ भी कहीं ऑप्शन में दिए हुए हों तो इनको ही हम सबसे पहले लेंगे कि इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी जो है पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है, दैट इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ फेजान रूल। हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशंस। कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं? सबसे पहली एप्लीकेशंस जो हमारी आती है वो है हमारी सॉल्युबिलिटी। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, कैसे निकालते हैं
सॉलिबिलिटी क्या होती है? लाइक डिजॉल्व लाइक, एक रूल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। एक जैसे में तो खुलेगा, एक जैसे दोस्त के साथ ही तो घुल मिल जाएंगे। दोनों अपोजिट नेचर में दोस्ती कहाँ होती है? नहीं होती ना। इसी तरह से पानी में हमें घुलना है तो पानी कैसा है? वाटर कैसा है? आयनिक है, ठीक है। कंपाउंड ज़्यादा आयनिक होगा, वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, किससे कंपेरिजन में? कोवलेंट कंपाउंड के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर, फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, RbCl और CHCl, आप देखो साइज बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? तो क्या होगा? साइज बढ़ने से आप जो भी मैंने फैक्टर्स बताया वो लगाओ। साइज बढ़ने से क्या होगा? कैटायन की पोलराइजेशन पावर घटेगी। पोलराइजेशन पावर घटेगी यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा। कोवलेंट कैरेक्टर जब घटेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे निकाला इसको? देखो, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने के लिए कोवलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए। ये फैक्टर समझ में आ रहा है? कोवलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए। पहले आप फेजान रूल से ये निकालो कंपाउंड के साइज और कैटायन। देखो, साइज और चार्ज दो फैक्टर थे ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता। अक्सर बच्चे होता क्या है, एप्लीकेशन में लगाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक तरीका बता रही हूँ। जब भी कोई एग्जाम्पल आए तो आप उसमें साइज और चार्ज ये दो फैक्टर देखो, ठीक है। दो फैक्टर क्या देखने हैं आपको? एक साइज देखना है और एक चार्ज, ठीक। ये एक ट्रिक है, ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। साइज देखो और चार्ज देखो, क्लियर हो गया। कोई ना कोई एक चीज इसमें वेरिएबल होगी, या तो साइज वेरिएबल होगा या चार्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइव एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, मुझे फटाफट निकालना सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो पहले मैं समझ जाऊँ कि हाँ मुझे फेजान रूल लगाना है। अब फेजान रूल लगाना है तो पहले मुझे ये जानना है कोवलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, तभी तो मैं बता पाऊंगी। तो उसको निकालने के लिए दो फैक्टर हैं, साइज और चार्ज। अब यहाँ देखो चार्ज तो सेम है, पॉजिटिव चार्ज है, +1 चार्ज है, सब पे एक है, ठीक है। ऐसे यहाँ माइनस है। चार्ज फैक्टर तो नहीं, यहाँ साइज फैक्टर काम करेगा। एनायन भी जैसे, यानी कैटायन का साइज काम करेगा। अब कैटायन के साइज के लिए मैंने आपको बताया था कि पोलराइजेशन ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतना कम होगा। जब पोलराइजेशन कम होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी कम होगा, यानी कि ये कोवलेंट सबसे लो है और ये कोवलेंट सबसे ज़्यादा है। इसका उल्टा, ये आयनिक सबसे ज़्यादा है और ये आयनिक सबसे कम है। जब ये आयनिक सबसे ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आंसर निकालेंगे, ठीक। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Ag2S और Ag2O की बात करो। इसमें देखो यहाँ पे पॉजिटिव सेम हो चुके हैं, निगेटिव बदल गए हैं। देखो सल्फर पे -2 चार्ज इश्यू सेम है। हम बात किसकी करेंगे यहाँ? साइज की। सल्फर और ऑक्सीजन में कौन बड़ा है? सल्फर बड़ा है, ठीक है। सल्फर का साइज ज़्यादा है ऑक्सीजन से। हमने बताया था पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज ज़्यादा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, यानी इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी कि ये आयनिक कम हो गया, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई? इसकी। बात फंडा समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे आराम से, समझ लो इसको। क्लियर हो गया ना? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। वो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, देखो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपाउंड है स्टेबल है, वो नहीं टूटेगा। गर्म करो तो नहीं टूटेगा। थर्मल का मतलब क्या है? हीट करना, गर्म करना। कोई एक कंपाउंड 10 मिनट में टूट जाता है, कोई एक कंपाउंड 1 घंटे तक नहीं टूटता है। तो कौन ज़्यादा थर्मल स्टेबल है? जो 1 घंटे तक नहीं टूट रहा है, यानी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। रीज़न वाई, क्यों ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी, हमें ये निकालना है। तो वो हमें एक्सप्लेन करता है फेजान रूल। वो कैसे करता है? देखो, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर।
थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, जो जितना आयनिक होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। अब ऐसा होता क्यों है? जो आयनिक है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं। क्या होता है उनमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो आसानी से टूट नहीं पाते। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। किससे? वॉन डेर वाल फोर्सेस से। तो उसकी वजह से क्या होता है? वो आसानी से टूट जाते हैं। इतना क्लियर? क्यों थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स की ज़्यादा होती है। तो अब हमें क्या तलाशना है? हमें ये तलाशना है जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है उसमें कौन सा ज़्यादा आयनिक है, कौन सा कम आयनिक है। हम ये जान लेंगे तो हम थर्मल स्टेबिलिटी बता देंगे। देखो अब आप खुद बताओगे, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी? जब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आयनिक कैरेक्टर आप निकाल ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं LiNO3, NaNO3 एंड KNO3। अब इसमें क्या होता है आप देखो, यहाँ पर चार्ज सेम है तो कौन सा फैक्टर लगेगा? साइज फैक्टर। लगा दो भाई साइज फैक्टर। साइज जितना ज़्यादा पोलराइजेशन पावर कैटायन की उतनी कम। यहाँ देखो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, पोलराइजेशन पावर कम हो रही है। पोलराइजेशन पावर कम हो रही है यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, यानी कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इतनी क्लियर हो गई बात? यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक, इस तरह से हम आंसर निकालेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के केस में। ठीक है, अब होता क्या है, इसी की जगह यहाँ पर क्या देखो, एक बात ध्यान से दो, यहाँ पर सिर्फ एक एक है, ये मोनो एटॉमिक है। कैसे हैं? मोनो एटॉमिक। यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है? सिर्फ सिंगल सिंगल है। अगर मैं डबल ले लूँ उसकी जगह तब क्या केस बनेगा? जैसे मैंने मान लिया ये वाला ले लिया, Li2O, Na2O और K2O। अब बताओ, अब आप इसमें क्या दोगे? नहीं मैडम ऐसे ही होगा, इधर की ओर बढ़ेगी। लेकिन एक्चुअली होता क्या है? ऐसे होता है। ये क्या है? एक्सेप्शन, और बस यही गाड़ी आके बच्चों की अटक जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई? रीज़न बताओ हमें, ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ ध्यान से देखो आप, यहाँ पर एक ही कैटायन था, यहाँ कितने हो गए? दो कैटायन के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होती है। कहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगी? कहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगी? ओब्वियसली यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि बड़ा कैटायन है। देखो पोटेशियम के ये दो कैटायन हैं, सोडियम के ये दो हैं, लिथियम के ये दो हैं। कहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है? ओब्वियसली यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की। जब ऐसी कंडीशन आती है तो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। जितनी ज़्यादा ये डिस्टेंस होगी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। भाई देखो, जितना बड़ा कैटायन होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा नहीं होगा? कॉमन सेंस लगाओ, जितना छोटा होगा उतना मुश्किल होगा। जैसे मान लिया एक छोटा सा चूहा घर में भाग रहा है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, जबकि एक कुत्ता भाग रहा है, बड़ा है वो साइज में, उसको पकड़ना आसान है। बिल्कुल उसी की तरह से ये मान लो, बड़ा कैटायन है तोड़ना आसान है, छोटा कैटायन है तोड़ना मुश्किल। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। यहाँ देखो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो उसका फिनोमेना ये लगेगा। अब यहाँ साइज फैक्टर कम नहीं करेगा, यहाँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम करेगा। ये एक्सेप्शन है, स्पेशली आप इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात? ये आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भाई, मेल्टिंग पॉइंट कौन जल्दी गल जाएगा? कॉमन सेंस लगाओ, कौन जल्दी गलेगा और कौन देर से? मैंने आपको बताया था जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, अब आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी हर बात को, अब आप खुद बताओ वीडियो पॉज करके। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस से बने होते हैं। तो किसको तोड़ना आसान है? फटाफट बताओ, किसको तोड़ना आसान है? फटाफट, कोवलेंट को तोड़ना आसान है क्योंकि वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस से बने हुए हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली आयनिक का ज़्यादा होगा। बस आ गया आंसर आपका। आपको बस ये एक बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़, इतना पता होना चाहिए। इतना आपको याद है तो फटाक से आंसर निकाल लोगे। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो, चलो BeCl2 MgCl2
CaCl2 SrCl2। अब इसमें कंपैरिजन करना है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका कम। तो पहले ये निकालो कौन आयनिक को कोवलेंट। फेजान रूल हमें ये क्लियर कर ही देता है। कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, अब वही साइज फैक्टर। अब यहाँ फैक्टर देखो कौन सा लगेगा, चार्ज तो भैया देखो सब पे सेम है, चार्ज इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक। अब यहाँ साइज फैक्टर काम करेगा। साइज क्या है, यहाँ से देखो अप टू लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो कैटायन की पोलराइजेशन पावर घट रही है। पोलराइजेशन पावर घट रही है यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर घट रहा है। कोवलेंट कैरेक्टर घट रहा है यानी कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्लियर हो गई बात, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दैट्स क्लियर। तो ऐसे हम आंसर निकालेंगे। चलो अब एक और ले लेते हैं हम, कैटायन सेम कर देते हैं, एनायन डिफरेंट कर देते हैं। CF2 CaCl2 CaBr2 CaI2। अब यहाँ लगा लो, यहाँ पर क्या है, चार्ज सेम है और साइज चेंज हो रहा है। यहाँ माइनस 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 माइनस, देखो चार्ज सेम है, साइज क्या है, साइज यहाँ पर बढ़ रहा है। अब देखो लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ रहा है। एनायन के केस में पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ रही है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर घट रहा है। जब आयनिक कैरेक्टर घट रहा है तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी घट रहा है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात, समझ में आई। ऐसे हम निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ रही है, ठीक है, और ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। जब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर घट रहा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, वो है हमारा कलर। भाई कलरफुल कंपाउंड तो आपने सुने हैं, कलर का क्या इम्पैक्ट होता है, कलर कहाँ से आते हैं। आयनिक कंपाउंड कलरलेस होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड कलरफुल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न ये है, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं कोवलेंट कलरफुल होते हैं और आयनिक में कोई कलर नहीं होता। क्यों, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। और जब विजिबल लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, तो उससे क्या होता है, वो कुछ कलर इम्पार्ट करते हैं, कलर का इम्पार्टेशन होता है। जब कलर इम्पार्ट करेंगे तो एक कंपाउंड कैसा, कलरफुल दिखाई देगा। ये घटना आयनिक में नहीं घटती, इसलिए वो कलरलेस होते हैं। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, AgCl AgBr और AgI के क्या कलर होंगे, तो आप कैसे बताओगे। पहले हम उसके लिए क्या निकालेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर। कलरनेस जो होती है वो कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो जितना ज़्यादा कोवलेंट होगा वो उतना ज़्यादा कलरफुल होगा। अब कौन सा कोवलेंट होगा ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही अपने रूल पर आ जाते हैं। हमें क्या निकालना है, साइज फैक्टर। देखो यहाँ पे चार्ज सेम है सब में, एनायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एनायन का साइज बढ़ने से क्या हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। जब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो कलर भी बढ़ता जाएगा। इसलिए ये कैसा होता है, AgCl वाइट, ये येलो और ये डार्क येलो। क्लियर हो गया। अब लास्ट एक और है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये भी आप इजीली बता ही दोगे, कैसे निकालना है इसको भी। भाई जो ज़्यादा आयनिक होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आप ऐसे निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो आप, किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे हमने ले लिया NaF और CSF में किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो साइज देखो, साइज CS का ज़्यादा है। ज़्यादा साइज होने से क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, साइज ज़्यादा होने से कम हो जाएगा तो क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक। इस तरह से हम जो है निकालते हैं। तो आप इजीली आप निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फेजाइन रूल अच्छी तरह से, कि किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।